हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आज की वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में। और देखिएगा जिस तरीके से वेदांता का ये पूरा एपिसोड हुआ है, ये वास्तव में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो एक बहुत बड़ा जो है सबक है। और सीधी सी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर बहुत कुछ जो है स्टॉक मार्केट में सीखा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिएगा इसकी जो कवरेज है वो हमने सबसे पहले जब इसके डीलिस्टिंग ऑफर के बारे में चर्चाएं शुरू हुई थी तब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। हालांकि उसके बाद जो है इसकी कवरेज जो है मैंने नहीं की थी, लेकिन आप लोगों के सवाल जो हैं मुझे मिलते रहते थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सबसे पहली बात ये कि जो मामला अभी देखने के लिए मिला वीकेंड पे कि वेदांता को अपने डी लिस्टिंग के लिए जो इंडिकेटिव प्राइस उन्होंने दिया था 87 रुपीज़ 40 पैसे पे, तो वहाँ पर जो है 90% बिड मिलनी थी उनको, वो नहीं मिली। और ना मिलने का जो मुख्य कारण है वो वास्तव में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। वो तो अब कल पिक्चर खुलेगी जब सोमवार को बाजार खुलेंगे। लेकिन देखिएगा सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ कहूँ कि जो वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मोटा मोटा देखेंगे तो 50% तो प्रमोटर के पास है और बाकी 50% जो है दूसरे लोगों के पास है, जिसमें से 6% के आसपास का हिस्सा जो है LIC के पास है। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें HDFC बैंक है, जो उनकी AMC वाला बिजनेस है, तो HDFC AMC वाला बिजनेस ICICI है या सिटी बैंक है, तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनरली उसको ओन करते हैं 35%। बाकी करीबन करीबन मोटा 15% जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अब ये जो इंडिकेटिव प्राइस था 87 रुपीज़ 40 पैसा, यहाँ पर उनको जो ये पैसा नहीं मिला, यहाँ पर जो बिड जो नहीं मिली उनको, जो 90% जो है ओपन ऑफर को जो है आगे कंटिन्यू करने के लिए या काउंटर ऑफर देने के लिए जो जरूरी थी वो उनको नहीं मिली। तो देखिएगा ये यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफर नहीं आया तो ये सारा मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिएगा इसके बीच में एक काफ़ी बड़ा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है, जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये वेदांता रिसोर्सेज इस कंपनी को डीलिस्ट क्यों करा रही थी। मैं आपको बताऊं कि पर्सनली ये जो कंपनी है ये बहुत वैल्यूबल कंपनी है। और आप लोग जानते हैं कि अगर LIC की भी आप होल्डिंग देखेंगे तो करीबन 200 रुपये से ऊपर के उसके एवरेज प्राइसेस हैं। और ये शेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 250-300 रुपये में काम करते हुए हमने देखा है। बहुत अच्छा डिविडेंड जो है वेदांता ये पे करती थी। इसके साथ जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, वहाँ से बहुत अच्छा डिविडेंड जो है वेदांता को मिलता है। यहाँ से अगर हम पूरी बात देखें तो बहुत कैश अब रिच जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक का जो सब्सिडरी कंपनी का है, जो उन्होंने भारत सरकार से ली थी। और अभी भी करीबन 23,000 करोड़ जो है इनकी बैलेंस शीट के अंदर भी कैश इन हैंड है अगर वेदांता की बात करें। और यहाँ से जो है हमें ऐसा लग रहा है कि 18 से 20,000 करोड़ तो ये जो डिविडेंड है हिंदुस्तान जिंक से भी वसूल कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की भी कुछ ऐसी कंपनियों में निवेश है जहां पर से वो बेचकर जो है प्रमोटर को हिस्सा दे सकती है। तो प्रमोटर को अगर ये डिविडेंड मिलता है तो यहाँ से आगे को रिलीफ मिल जाता है। और प्रमोटर ने यहाँ पर डिविडेंड दिया नहीं, जो है आप देखिएगा डी लिस्टिंग से पहले जो नॉर्मल टाइम पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं डिविडेंड की, वो डिविडेंड इन्होंने पे आउट नहीं की है इस बार। तो देखिएगा यहाँ पर प्रमोटर जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सस्ते भाव के ऊपर आप लोगों से शेयर्स वापस लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर LIC की या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया और जिससे ये पूरी प्रोसेस फेल हुई, ये एक तरीके से ऐसी कंपनियों की तरफ जो है एक तमाचा है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को या जो इन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हम रिटेल इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो सीधी सी बात ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो टूटने से बच जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नई कंपनियां जो इस बारे में सोचेंगी उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग आ गई है कि अगर आप शेयर होल्डर से बहुत औने पौने दाम पर शेयर्स को डीलिस्ट कराने की कोशिश करेंगे तो शेयर होल्डर देने वाला नहीं है। और आज का जो शेयर होल्डर है उसके अंदर एक चीज़ और साफ बात जो हमें देखने के लिए मिली कि अब जो इन्वेस्टर्स है वो पहले की तरह नहीं है कि वो गुमराह हो जाए। और यहाँ पे जो एक जागरूक इन्वेस्टर जो है बनता जा रहा है और इसके अंदर जो उनका ज्ञान है जो उनको मिल रहा है उसका यहाँ पे एक नमूना जो है हमें देखने के लिए मिला। क्योंकि हालांकि बाकी मेजर इंस्टीट्यूशंस ने तो इंडिकेटिव प्राइस को जो है मेन बेस मानते हुए
ऊपर के बिड जो की, और सीधी बात ये थी कि LIC ने जो 300 रुपये से ऊपर के प्राइस जो रखे, तो यहाँ से ऐसा लग रहा था कि इन सभी प्राइजेस के एवरेज के बाद जो है करीबन 170-180 के आसपास जो है ये शेयर्स हो सकता है कि डीलिस्ट हो जाए। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि 140 रुपये के आसपास जो है एक प्राइस आए और बाद में काउंटर ऑफर जो है वेदांता दे दे, और वेदांता ने फंड्स का भी अरेंजमेंट कर रखा है। तो वास्तव में वेदांता की जो प्रमोटर्स हैं, जो अग्रवाल फैमिली है, वो वास्तव में इस कंपनी को जो है एक तरीके से कंट्रोल में कर लेती। पूरा का पूरा कंट्रोल तो अभी भी है, लेकिन जो है ओनरशिप पूरी की पूरी वहाँ पे शिफ्ट हो जाती। अब देखिएगा, मैं मीडिया के अंदर जो है अनिल अग्रवाल जी की जो है इंटरव्यू सुन रहा था, या वो जो बाकी मीडिया चैनल्स हैं बोल रहे थे, तो देखिएगा वहाँ पर जो आज से 6 महीने 8 महीने या साल भर पहले जब मैं अनिल अग्रवाल जी को सुनता था, तो वो क्या बोलते थे और अभी क्या बोल रहे थे। अनिल अग्रवाल जी कहते थे कि वो 300 रुपये पे भी, मुझे मैंने उनका इंटरव्यू सुना हुआ 250 पे भी, वो कहते थे कि जी हमारा शेयर तो अंडर वैल्यूड है, ये जो 250 रुपये का जो प्राइस है ये तो हमारा को जस्टिफाई ही नहीं है, हमारे पास जिस तरीके की असेट्स हैं उसके हिसाब से हमारा जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, जितना हम डिविडेंड पे करते हैं, ऑयल में देखिएगा, मेटल्स में देखिएगा, और जिस तरीके से वो पूरा बखान करते थे कि भाई उन्होंने सेसा गोवा को, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से मर्ज किया, बाकी जो कंपनीज उनको मर्ज किया और उसके बाद इसको जो है तैयार किया। अब उसके बाद जब डीलिस्टिंग के बारे में बात आई तो ये शेयर 60-70-80 रुपये चलता था, और उसके बाद जब डीलिस्टिंग की खबर हुई तो 100 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता रहा काफ़ी समय तक। अब यहाँ पर जब भी मीडिया चैनल्स के अंदर एंकर सवाल पूछते थे कि देखिएगा जी ये शेयर्स का प्राइस आपने अपने इंडिकेटिव प्राइस कम रखा है, तो ये क्या जस्टिफाई है, तो वो कहते थे देखिएगा, वो उसकी बात नहीं करते थे, वो बोलते थे कि रिवर्स बुक बिल्डिंग जो है सेबी ने नई गाइडलाइंस लगाई हैं, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, वर्ल्ड इनको यूज़ कर रहा है, और मुद्दे की बात पे जो है जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी अभी भी बहुत वैल्यूएबल है, ये जिन प्राइजेस पर अभी चल रही है इन प्राइस पे भी वैल्यूबल है। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर वेदांता में क्या करें, हमारे पास ये शेयर्स हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि देखिएगा इसके बारे में वीडियो शेयर करें। तो देखिएगा मार्केट की हवा के साथ साथ ये भी शेयर चलेगा, तो हो सकता है कि कल जिस तरीके से बैड न्यूज़ है ये नीचे की तरफ शेयर्स आपको मूव करता हुआ नजर आए, और मेटल्स के शेयर्स में जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है लेकिन इस शेयर्स में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये डीलिस्टिंग का टारगेट था, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि करेक्शन हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर्स अगर ये 80-90 रुपए के भाव पे आता है तो ये एक बहुत बढ़िया वैल्यू बाय है, ये ख़त्म नहीं होगा। और देखिएगा ये जो एपिसोड है जो भी ख़त्म हुआ है ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये एपिसोड 1 साल बाद फिर दोबारा से चलता हुआ हमें नजर आएगा, और हो सकता है कि अभी 1-2 दिन बाद ही कोई और ट्विस्ट आए, क्योंकि अभी जो मैनेजमेंट कह रही है ये BSE के जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म था उसमें ग्लिच था, तो हमें एक सोमवार का समय और दिया जाना चाहिए। तो अभी तो देखिएगा पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल बाद ये दोबारा से जो है आएंगे, इस शेयर्स को डीलिस्ट कराने की जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि इस शेयर्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त वैल्यू अभी भी है। लेकिन वो प्रमोटर क्या बोलते हैं कि देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर ख़राब था, हमारी जो कंपनियां ऊपर से नीचे तक जो स्ट्रक्चर के अंदर है जिस की वजह से हमें वैल्यू नहीं मिल रही। अब ये बात करते थे जब डीलिस्ट के टाइम पे, तो देखिएगा कि प्रमोटर के हाथ में तो था ना कि डीलिस्ट जो करने से पहले वैल्यू अनलॉक करके शोल्डर्स के हाथ में दे दी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो LIC ने जितना बड़ा गेम खेला, क्योंकि LIC में भी पब्लिक का ही पैसा इन्वेस्टेड अगर आप देखें तो LIC ने जो भी एक 300 रुपये से ऊपर के प्राइस की बिड लगाई वो काबिल तारीफ थी, और यहाँ से देखिएगा इन्वेस्टर्स ने भी ऊपर के प्राइजेज ही जो है लगाए थे, तो सब लोग सोच रहे थे कि 140-50 रुपये के ऊपर जो है डीलिस्ट में जो है शेयर चला जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर ये शेयर टूटेगा क्यों? देखिएगा टूटने का रीज़न ये कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर पैसा उधार लेके इस डीलिस्टिंग में शेयर्स दे रहे थे, और पिछले 2-3 महीने से एक्यूमुलेट कर रहे थे, तो वो अपना कैलकुलेट कर रहे थे कि मान लीजिएगा उन्होंने 100 रुपये में भी खरीद लिया और डीलिस्टिंग में 150 रुपये में भी चला गया, तो 10-15 रुपये का इंटरेस्ट दे देंगे हम 7-8 महीने में, उतना भी नहीं लगेगा, तो 30 से 40 रुपये बच जाएंगे। तो ये उस वजह से जो है ये जो शेयर्स के प्राइस हैं ये ऊपर की तरफ आए, और जो है एक्यूमुलेशंस वहाँ पर हुआ। तो जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया था बोरोइंग से, फंड से, उनकी वजह से वो जब शेयर्स को कल बेचने के लिए आएंगे बाजार में, तो उसकी वजह से शेयर्स के अंदर एक रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। और जिसका आपको पता भी है कि जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, अगर आप GDR की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वेदांता के शेयर्स में करीबन 7% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर उन इंडिकेशंस को भी लें तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी जिन लोगों के पास, और जिन लोगों ने इस होप में लिया था कि जो डीलिस्टिंग में दे देंगे, तो वहाँ से भी एक जो है अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इस शेयर्स में आ सकता है। तो अब जिन लोगों के पास जो शेयर्स है अपने डिलीवरी में लिए, तो उनके लिए तो देखिए एक बात है
कि ये जो शेयर्स प्राइस है जिन भाव पे ये अगर ये कंपनी डीलिस्टिंग करा रही थी वो तो थ्रो अवे प्राइस है ही, तो अब वहाँ पर जो 87 रुपीज़ 40 पैसे पे अगर प्रमोटर उस शेयर्स को खुद खरीदने के लिए तैयार है तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे का प्राइस जो है इस शेयर्स के लिए जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऐसी जो है उम्मीदें थी कि जो डीलिस्टिंग होगी वो 140 रुपये से ऊपर ऊपर होगी, तो आप ये समझिएगा कि ये जो अभी आएगा डाउनफॉल वो एक टेम्परेरी होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो शायद यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं आपको जो डीलिस्टिंग से रिलेटेड जो बात बता रहा था वो ये है कि प्रमोटर को जब वहाँ पे वैल्यू लग रही है तो हमें क्यों नहीं लग रही। तो सिंपल सी बात ये है कि वहाँ पर हमें जब शेयर्स के नीचे की तरफ मिलेंगे तो वहाँ पर वैल्यू बनेगी, और जिन लोगों ने भी खरीद रखा है जो डीलिस्टिंग में देना चाह रहे थे उनको नहीं हुआ, हो सकता है कि आपको टेम्परेरी जो है बेनिफिट आ सकते थे वो नहीं आएंगे, तो बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस हैं बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और ये जो बिजनेस है पूरा मेटल्स का ये साइक्लिकल बिजनेस है, और अपने पिछले 5-6-7 साल से देखेंगे तो इस बिजनेस के अंदर कोई बहुत अच्छी तेजी जो है देखने के लिए नहीं मिली है, चाहे एल्युमिनियम की बात करें चाहे स्टील की बात करें। और जब अभी ये कोविड का फायदा उठाते हुए जिस तरीके से कंपनी डीलिस्ट करा रही थी, और अगर ये डीलिस्ट हो जाता तो भी बहुत सारे जो है शेयर होल्डर्स नहीं देते, क्योंकि एक साल तक अगर हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आता तो वो डिविडेंड आपको भी मिलता। और दूसरी बात एक और भी थी कि जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हैं, वेदांता डिक्लेयर करती है अपने प्रमोटर को, तो वो डिविडेंड भी आपको मिलना था। इसके अलावा जो है आपके पास 1 साल तक की ऑप्शन होती है, अगर आप डीलिस्टिंग में अगर नहीं शेयर्स देते तो उन्हीं प्राइजेस के ऊपर आपको गेन हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा इनकम टैक्स की जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा आउटकम निकला है, और अगर कभी भी एक साइक्लिकली जो मेटल्स के अंदर साइकिल अगर आप ट्रेंड की चलेगी तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स भी इस तरीके की कंपनी में बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी प्रोसेस के अंदर, हालांकि वेदांता का बहुत पैसा जो है यहाँ पे खर्च हुआ है, प्रमोटर का काफ़ी पैसा खर्च हुआ है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ से एक सीख लेते हुए प्रमोटर्स भी इस बात को समझेंगे कि जो उन्होंने इंडिकेटिव प्राइस दिया था 87.40 वो बहुत ही नीचे का प्राइस था। अगर ये प्राइस थोड़ा सा अट्रैक्टिव देते तो हो सकता था कि कम से कम एक काउंटर ऑफर का जो है मौका मिलता। तो यहाँ पे सभी तरीके की जो मैनेजमेंट है उनको एक सीख दे दी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, तो ये भी जो है एक सोचने वाली बात है। और ये जो सोचने वाली बात है तो इससे मुझे जो सबसे समझदारी वाली बात लगी वो ये लगी कि जो हमारे रिटेल भाई हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों ने जो है बहुत ही अच्छा जो है एक स्टेप जो है उठाया, और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स इंडिया का जागरूक हो रहा है ये जो है एक पूरी मार्केट के लिए जो है एक बेहतरीन जो है आउटकम होगा। तो मेरी जो इसके ऊपर पूरी फाइनल आउटकम है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस अगर 87.40 पे जा रहा है, वहाँ तो प्रमोटर ही ले रहा था, तो उससे नीचे तो ये शेयर का प्राइस नहीं जाना चाहिए। किसी भी कारणवश जाता है तो एक अच्छी बाइंग जो है वहाँ पर आने की जो है पूरी उम्मीद है। दूसरी बात है कि इन कंपनी के पास बहुत ही जबरदस्त तरीके की असेट्स हैं, लेकिन प्रमोटर अभी 2 दिन से केवल यही बोल रहे थे जी 1.25 लाख करोड़ का लोन है हमारी बैलेंस शीट में, आना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंट है, ये रिवर्स बुक बिल्डिंग से जो चीज़ आ रही है वो तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो तो वो चाह रहे थे, इस बात के लिए आतुर थे कि वो उनको शेयर्स मिल जाएं और वो कंपनी को डीलिस्ट करा लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप 1 साल पहले जाके देखें तो, या पहले देखें तो वो अपने शेयर्स को 400 रुपये पे भी अंडर वैल्यूड बताते थे। तो ये आप समझिएगा कि उनके भाव से, और ये जो बिजनेसेस है ये अभी आपको बताऊँ प्राइस नीचे आने के जो मुख्य कारण है, इनका एक क्रेन एनर्जी नाम से कंपनी थी, क्रेन इंडिया, ये 2 तरीके की कंपनी थी, ओबीसी बिजनेस में मर्ज हुई, तो ऑयल के जो प्राइस नीचे आने की वजह से भी जो इनको डेंट पड़ा, लेकिन अभी भी बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी ऐसा नहीं है। और मेटल्स की जो है लीडरशिप कंपनी जो है वर्ल्ड के अंदर ये आज भी वेदांता है। तो इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते कि ये जो शेयर है 1.25 लाख करोड़ रुपए बैलेंस शीट में लोन होने की वजह से खराब हो गया, तो इस बिज़नेस में अभी भी बहुत वैल्यू है। और जब जो इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर में बदलाव किसी और तरीके से भी हो सकते हैं तो मैनेजमेंट उसकी तरफ भी जो है देखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके शेयर्स नहीं हुए टेंडर, या जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारे तो शेयर गए नहीं, ये काउंटर ऑफर का मौका नहीं मिला, तो उनको भी मुझे नहीं लगता कि निराश होने की ज़रूरत है अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। हालांकि उनके लिए एक विडंबना जो है ज़रूर रहेगी, जिन लोगों ने पैसा उधार लेके जो है ये शेयर्स खरीदे थे, तो देखिएगा वो तो फिर आपको रिस्क रहते ही हैं। जब वो आईपीओ मार्केट में आप उधार लेके पैसा लगाएं, चाहे इक्विटी में लगाएं, चाहे एफएनओ के अंदर आप उधारी से, क्योंकि वहाँ पे उधारी होती है, 20-30% मार्जिन होता है, तो वहाँ पे इस तरीके के जो लीवरेज रिस्क होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। बट मुझे ये उम्मीद है कि ये कंपनी जो है
आगे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आएगी। और कंपनी के पास जो है वेल्थ बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट ज़्यादा दिन तक शेयर्स को नीचे नहीं रखेगा। रीज़न ये कि अगर ये नीचे भी अगर शेयर प्राइस जाएगा किसी भी कारण से तो नीचे सस्टेन नहीं करेगा। उसका रीज़न आप समझिएगा, एक तो 87.40 का जो इंडिकेटिव प्राइस था वो, दूसरी बात है कि अगर ये नीचे जाएगा तो जो कंपनी की डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो खराब होती हुई नजर आएगी, तो वो इनके लिए जो है दूसरे तरीके के रिस्क तैयार कर सकती है। तो मैनेजमेंट उस शेयर्स को भी नीचे नहीं जाने देगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आगे चल के जब ये इस तरीके का ऑफर आए, उसके अलावा कंपनी एक और चीज़ कर सकती थी कि बायबैक लिया है, लेकिन ये कंपनी बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं है। रीज़न सुनिएगा, क्योंकि इनके पास जो डेट हैं वो इतने हैं कि जो कि बायबैक के प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए बायबैक भी जो है नहीं आ सकता था। तो हो सकता है कि आगे चल के कंपनी अभी डेट को कम करे अपनी बैलेंस शीट से और उस डेट को जो है दूसरी कंपनीज में, सब्सिडरी में या दूसरे होल्डिंग कंपनी की तरफ जो है शिफ्ट करती हुई नजर आए और उसके बाद बायबैक का भी ऑफर लाए। और जब इक्विटी थोड़ी छोटी हो जाए उसके बाद जो है दोबारा से इस तरीके की जो एक्टिविटी है साल 2 साल के अंदर आपको देखने के लिए मिले। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो है वैल्यू वाला शेयर है। और आप खुद भी समझ सकते हैं, जब LIC कह रहा है कि मुझे 300 रुपये की वैल्यू लगती है, मैं तो दूंगा नहीं, तो आप लोग भी जो है रख सकते हैं। और LIC जो है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है माना जाता है इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।